हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी तैयारी थर्ड के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और आपने जो वीडियो नहीं देखे हैं, जो क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं सारे सब्जेक्ट के, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाइए, जाकर वीडियो जरूर देखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग खुद से हल कीजिएगा क्या कहते हैं क्वेश्चंस, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हल कीजिए। आपके पास बहुत समय कम बचा हुआ है, और प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। इससे आपको रियल आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। ठीक है। तो आप लोग बताइएगा आपको और किस चीज़ के, किस सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम उसका भी लेकर आएंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन है। तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर सारी वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के साइंस के क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है आपका, वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिनके बीच कोण है। तो किनके बीच कोण है, तो इसका जो होगा आपका यहाँ पे सी वाला आंसर सही होगा। 105 का कोण बनेगा। अगला देखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है। तो इसमें से आपका हो जाएगा सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, परिपथ के प्रतिरोध पर। यहाँ से आपका साइंस की क्वेश्चन स्टार्ट है। अगला है आपका, कौन सी तरंगे सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य रखती है। तो कौन सी तरंगे सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य रखती है, तो रेडियो तरंगे। ठीक है। और अगला है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर है। तो एक वस्तु को कहाँ रखा जाए जो कि वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब दोगुने आकार का बने। तो यहाँ पे 75 सेंटीमीटर होगा कि 72 सेंटीमीटर की 63 सेंटीमीटर। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा, तो इसमें से आपका 63 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, वैद्युत चालकता की इकाई है। वैद्युत चालकता की इकाई क्या होगी, यहाँ पे ए वाला है ओम, और बी वाला है ओम 1, और महोमीटर। तो इसमें से जो है आपका यहाँ पे सी वाला आंसर सही होगा, महोमीटर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, कैनाल किरणें का निर्माण होता है। तो कैनाल किरणों का निर्माण कहाँ पर होता है, तो धन आयन पर होता है। तो सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका, टी बराबर 0 है और रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणु की संख्या 8 गुणे 10 की घात 4 है। तो उसका अर्ध आयुकाल 3 वर्ष है, तथा तब कितने समय बाद एक गुणे 10 की घात 4 परमाणु शेष बचेंगे। तो इसमें से जो है आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, 9 वर्ष हो जाएगा। अगला देखेंगे, मीनार की ऊंचाई से एक कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 10 सेंटीमीटर के वेग से फेंका जाता है। इसके 2वें तथा 3वें सेकंड में तय की गई दूरियों में अनुपात होगा। तो इसका हो जाएगा आपका 5:7 हो जाएगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक नाव नदी को 8 किलोमीटर घंटा की चाल से पार करती है। यदि नाव की परिणामी चाल 10 किलोमीटर घंटा है, जो नदी की चाल है, तो नदी की चाल क्या होगी, तो नदी की चाल आपका यहाँ पे हो जाएगा सी वाला आंसर 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है। और अगला देखेंगे, 12 किलोग्राम का एक बम विस्फोटित होकर 4 किलोग्राम तथा 8 किलोग्राम के दो भागों में टूट जाता है। 8 किलोग्राम द्रव्यमान का वेग 6 मीटर पर सेकंड। तब अन्य द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा होगी, तब अन्य द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा जो होगी वो आपका 288 जूल होगा। यहाँ पे सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका आगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, जब अभिलंबों चलने वाली जो, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपका बीच में छूटा है। जब अभिलंबों चलने वाली दो ज्यावक्रीय तरंगे आपस में अध्यारोपित होती है तो उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होगा, विस्पंदन, व्यतिकरण, लिसाजू चित्र। तो इसमें से आपका कौन सा वाला आंसर सही होगा, तो इसमें से आपका सी वाला आंसर सही होगा, लिसाजू हो जाएगा। ठीक है, लिसाजू चित्र होगा। अगला है, अणुओं में वेग वितरण के मैक्सवेल के नियम के अनुसार सबसे अधिक संभाव्य वेग है। तो सबसे अधिक संभाव्य वेग कौन सा होगा, तो होगा यहाँ पे सी वाला, वर्ग माध्य मूल वेग से कम। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक
आदर्श चौक के प्रेरकत्व और उसके डीसी प्रतिरोध का अनुपात होता है। तो अनंत होगा कि शून्य की एक। तो इसमें से आपका कौन सा वाला आंसर सही होगा? तो इसमें से आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे आपका कौन सा वाला आंसर सही होगा? 129 नंबर था आपका। अनुपात होता है, अनंत होगा कि शून्य होगा कि एक होगा? तो इसका आपका हो जाएगा अनंत हो जाएगा। ठीक है, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, ट्रांसफार्मर में प्रायः तेल भरा जाता है। तेल का है सांद्रता कम होती है तेल की, परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होना चाहिए, क्वथनांक निम्न होना चाहिए, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो है यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होना चाहिए। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन एक मूल यशाई मात्रक नहीं है? एम्पियर की कैंडिला। ठीक है, तो अगला ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, तो ऑप्शन है न्यूटन। तो यहाँ पे न्यूटन होगा। ठीक है, यशाई मात्रक न्यूटन नहीं है, न्यूटन यशाई मात्रक नहीं है। तो यहाँ पे आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक दृढ़ उष्मा रोधी पत्र में किसी आदर्श गैस को निर्वात के विरुद्ध मुक्त कर रूप से प्रसारित किया जाता है। इस प्रक्रिया में गैस में होता है। तो इस प्रक्रिया में गैस में क्या होता है? तो सी वाला आंसर सही होगा, आंतरिक ऊर्जा अथवा ताप में न तो वृद्धि और न ही ह्रास। तो इसका सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। यह कथन निम्नलिखित पर आधारित है। तो किस पर आधारित होता है? तो यह आधारित होता है किरचॉफ के नियम पर आधारित होगा। आप लोग पढ़े होंगे। अगला देखेंगे, ताप वृद्धि से किसी अर्धचालक की प्रतिरोधकता अपवर्तित करती है, बढ़ती है कि घटती है? उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन सा वाला ऑप्शन आपका इसमें से राइट होगा? तो इसमें से आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बढ़ेगी। यहाँ पे अर्धचालक की प्रतिरोधकता जो होगी वो बढ़ती है। तो इस बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से प्रतिरोध वाले से आपको क्वेश्चन यहाँ पे करना है। तो इसका जो है आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। विभवांतर होगा वोल्ट में। इसका आंसर कौन सा निकल कर आएगा? तो इसका जो है आपका सी वाला आएगा निकल कर। ठीक है, शून्य हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे, समान मान 2 ओम के 3 प्रतिरोध पी क्यू आर के अज्ञात प्रतिरोध यस मिल जाता है और स्टूडेंट ब्रिज परिपथ के 4 भुजाएं बनाते हैं। और यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। अज्ञात प्रतिरोध यस का मान कितना होगा? तो अज्ञात प्रतिरोध यस का मान क्या होगा? तो जो है आपका यहाँ पे आएगा 3 ओम। ठीक है, यहाँ पे आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, तो अगला है, कोई प्रेक्षक किसी स्थिर ध्वनि स्रोत की और ध्वनि के वेग के 1/5वें वेग से गति करता है। आभासी आवृत्ति में प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो क्या होगा? तो इसमें से आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतने पे ही हम क्या कहते हैं वीडियो खत्म करते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन, ये सारे साइंस के क्वेश्चन है, इसके आगे का क्वेश्चन हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सारे क्वेश्चन हल कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे का क्वेश्चन, साइंस के सारे क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगी आप लोगों को। तो आज जो भी है आप लोग एक बार हल कीजिएगा, और जो क्वेश्चन पे आपको लोग डाउट लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम उसका सही से आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, जिस क्वेश्चन का भी आपको डाउट लगे, और जिस क्वेश्चन आई थिंक जिस भी सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये पूरे नए पैटर्न पर हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन जरूर हल करते रहिएगा, आपको इससे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा और हेल्प मिलेगी क्वेश्चन हल करने से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम जो है बहुत क्या कहते हैं समय बहुत कम बचा हुआ है, तो आप लोग अभी से ही लग जाइएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर हल कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी
आई थिंक जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हो जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट जरूर हल कीजिएगा। तो आई थिंक हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग डेली हल कीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपका ज़रूर मैच करेगा। आई थिंक बहुत लोगों का मैच किया हुआ है, बच्चों का जो सेकेंड वाला एग्जाम हुआ है, तो आपका भी मैच करेगा। तो आप लोग डेली पहले क्वेश्चंस हल कीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर में। तो यहाँ पे 32 नंबर में है, 4 बहनों की औसत आयु जो है वो 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, माँ की आयु होगी। तो यहाँ पे माँ की आयु कितनी होगी? पहला है यहाँ पे 37 वर्ष, और बी है 42 वर्ष, और सी है 34 वर्ष, और डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होना चाहिए? तो आई थिंक यहाँ पे है 4 बहनों की आयु का जो औसत है वो 7 वर्ष है, ठीक है, 7 वर्ष है। और कहा है यहाँ पे जब माँ की आयु जोड़ने पर औसत आयु जो है वो 6 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस ये वाला लगाने के लिए जो जहाँ पे औसत आयु निकालने की बात करें तो इसका सूत्र होता है, फार्मूला हम आपको बता देते हैं, होता है औसत बराबर होगा, फार्मूला औसत बराबर हो जाएगा आपका पदों का योग, ठीक है, पदों का योग, यहाँ पे समझ लीजिएगा पदों का योग है, और अपान यहाँ पे हो जाएगा पदों की संख्या हो जाएगी, ठीक है, पदों की संख्या हो जाएगी। और तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे पदों का योग कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे योग में है 4, ठीक है, 4 है पदों का योग। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 वर्ष है, तो गुणे यहाँ पे हम 7 वर्ष कर देंगे, यहाँ पे गुणा भी करेंगे, जो वर्ष दिया रहेगा उससे हम गुणा भी करेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 गुणे 7 हो जाएगा, 4 बहनों की औसत आयु यहाँ पे 7 वर्ष हो गया। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दे तो आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो उसके बाद हम करेंगे माँ की आयु को जोड़ेंगे तो फिर नया योग आ जाएगा। तो यहाँ पे हम माँ की आयु को जोड़ देंगे तो यहाँ पे जो है 28 आ जाएगा, तो 28 वर्ष हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग माँ की आयु जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 65। यहाँ पे हम कर देंगे 5 गुणे 13 कर देंगे। यहाँ पे पहले हम योग करेंगे ना, तो योग करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 13, तो यहाँ पे 5 गुणे 13 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा 65 वर्ष, ठीक है। जब 65 वर्ष निकल कर आ जाएगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 65 में से 28 को घटा देंगे, ठीक है, 65 में से 28 घटा देंगे। घटाने के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा 37 वर्ष, ठीक है, 37 वर्ष निकल कर आपका आ जाएगा, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 37 वर्ष हो जाएगा। जब माँ की आयु में से घटाएंगे यहाँ पे टोटल निकल कर आएगा पहले आपका 28 वर्ष, उसके बाद यहाँ पे जब माँ की आयु जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे 5 गुणे 13 करेंगे जब, उसके बाद यहाँ पे आपके 65 वर्ष आ जाएगा। तो 65 में से जब 28 हम घटा देंगे तो उसके बाद आपका 37 वर्ष निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन में है 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाली लंब प्रिज्म का आयतन है। तो यहाँ पे लंब प्रिज्म का आयतन क्या होगा? तो इसमें से आपका जो है प्रिज्म का जो आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है वो यहाँ पे है 121 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 121 मीटर है। और उसके बाद यहाँ पे प्रिज्म की जो ऊंचाई है वो 23 मीटर है, 23 मीटर की ऊंचाई है। और फिर यहाँ पे आयतन का, यहाँ पे आयतन निकालने के लिए कह रहा है, तो आयतन का यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आयतन यहाँ पे निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा, आयतन है ये, तो आयतन निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे जो है पाई आर स्क्वायर यच ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, ये ऊंचाई है। उसके बाद हम इस पर रखेंगे तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई हो जाएगा।
तो आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो आधार का क्षेत्रफल यहाँ पे आपका 121 वर्ग मीटर है। और उसके बाद में यहाँ पे ऊंचाई आपका कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल 23 मीटर ऊंचाई वाले, तो यहाँ पे 23 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपका कितना निकल कर आ जाएगा, आप लोग एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा 2783, ठीक है, घन मीटर हो जाएगा। आयतन निकालना है तो आई थिंक यहाँ पे घन में आना चाहिए, तो यहाँ पे घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, 2783 घन मीटर, तो यहाँ पे आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 2783 घन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोगों को जिस सब्जेक्ट का जो भी क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट, तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, तो हम उसका भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग 34 नंबर। ये जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसी प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं 34 नंबर में 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पे कहा है 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी। तो यहाँ पे पहले में है 10, बी में है 15, और सी में है 21, और डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा आपका। तो यहाँ पे जो है अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे से निकाल लीजिएगा। 2 हो गया और 3 हो गया, 5 हो जाएगा, 7, 2, 3, 5 हो जाएगा। यहाँ से ऐसे आप लोग 50 तक लिखेंगे तो यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो जाएगा, 7 आई थिंक 7, उसके बाद में यहाँ पे आपका 11 और 13 भी होता है। 13 के बाद कितना क्या आएगा, 17 आएगा, 17, 19 और 23 होगा, और 29 हो जाएगा आपका। 29 के बाद आ जाएगा आपका 31, उसके बाद 37 होगा, 37 के बाद आपका 41 आएगा, 41 के बाद आपका 43 आ जाएगा, 43 के बाद आपका 47 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या कहते हैं जो भी नंबर्स हैं आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 50 तक, एक से यहाँ से 50 तक बोला है, तो 47 तक आ रहा है, तो आप लोग इसको एक बार काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना निकल कर आएगा, तो यहाँ पे आपका 15 गिनती आएगी। ठीक है, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, तो 15 आ रही हैं, तो यहाँ पे आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 15 आएगा। तो ऐसे करके आप लोग निकाल लीजिएगा। अभाज्य संख्याएं अगर बोले तो, सम संख्याएं बोले तो भी आप लोग ऐसे लिख करके आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे तो आगे आपका यहाँ पे मान दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा, एक बार आप लोग हल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो है एक बार आप लोग हल कर लीजिएगा। तो हल करेंगे तो यहाँ पे रूट में 12, 25 अपान यहाँ पे है 53 है, 53 और 29 है, 53 और 29 है। तो इसको हम लोग अंडर रूट में रखेंगे। इसके बाद हम इसे इसका वो वर्ग कर लेंगे। तो वर्ग करने के बाद यहाँ पे आपका आएगा, इसका वर्ग क्या होगा, 12 और 25 का यहाँ पे हम कर लेंगे 35 और क्या कहते हैं, यहाँ पे हो जाएगा इसका जो है 35 गुणे 35 होगा। 35 गुणे करेंगे तो यहाँ पे 12, 25 आपके निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 35 गुणे 35 करेंगे तो 12, 25 होगा। और 53 और 29 का हम क्या करेंगे, 73 गुणे 73 करेंगे तो हो जाएगा आपका 53 और 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणे कर लेंगे 73। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से एक एक गिनती यहाँ पे हम लोग कट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा 35 अपान 73 हो जाएगा। यहाँ पे जब हम रूट से हटाएंगे तो यहाँ पे आपका केवल बचेगा 35/73 बचेगा। तो यही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में है 35/73। ठीक है, तो इसका आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 35/73 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो आगे आपकी जो अगला क्वेश्चन है आपका, यदि x, y और z धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो रूट में इतना दिया हुआ है आपका, और उसके बाद बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है आपका 5 जो है 5 स्क्वायर वाई जो जेड स्क्वायर के बराबर होगा। आप लोग एक बार हल कर लीजिएगा जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी प्रकार का ये भी है। ठीक है ना, कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा फर्स्ट वाला आंसर। ठीक है, 5x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा आपका। तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे
जो है यहाँ पे यदि 3 tan थीटा बराबर 4 है तो 3 sin थीटा + 2 cos थीटा, और क्या कहते हैं अपान में है 3 sin थीटा - 2 cos थीटा का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा आपका? तो इसमें से जो है इसका जब हम मान रखेंगे तो मान रख कर लगाने के बाद यहाँ पे आपका जो है इसमें से आई थिंक कोई भी आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई वाला आंसर सही हो जाएगा आपका, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ई वाला आंसर सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन से में है लोहे का एक ठोस टुकड़ा 49 सेंटीमीटर × 33 सेंटीमीटर और × 24 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ, यहाँ पे घनाभ है, घनाभ के आकार में है और इसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो इसमें से कौन सा आपका आंसर सही होगा? तो इसमें से जो है आपका यहाँ पे 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। आर बराबर यहाँ पे 21 निकल कर आ जाएगा। और अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का प्रयोग होता है, कहाँ पे होता है? ए में है ईंधन के रूप में, और दूसरा है ड्यूटेरानो के स्रोत के रूप में, और सी है मंदक के रूप में, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा आपका? तो यहाँ पे आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, मंदक के रूप में हो जाएगा। और अगला है आपका लैक्टिकल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पहला है दुग्ध उत्पादन से, और बी है लैक्टिक अम्ल स्राव से, और वसा अवशोषण से, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो 40 का यहाँ पे आपका जो है सी वाला आंसर सही हो जाएगा, वसा अवशोषण से हो जाएगा। ठीक है, जो लैक्टिक अम्ल होता है वो वसा अवशोषण से संबंधित होता है। तो यहाँ पे आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या होती है? तो जो वनस्पति विज्ञान होती है वो क्या कहते हैं यहाँ पे पादप कायिकी की होती है, कार्यकी की होती है। तो यहाँ पे सी वाला आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन हम जब करते हैं तो उसे वनस्पति विज्ञान की शाखा में पादप कार्यकी के अंतर्गत कर देते हैं, मतलब कहते भी हैं। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं जगदीश चंद्र बसु जो थे वो भारतीय पादप कार्यकी के जनक भी कहे जाते हैं। कौन? जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बसु। ठीक है, भारतीय पादप कार्यकी के जनक कहे जाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पहला है यहाँ पे आनुवंशिकी, और बी है सूक्ष्म जैविकी, और सी है कोशिका विज्ञान, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से जो है आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के वंशागति के अध्ययन को हम आनुवंशिकी कहते हैं। तो पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, आनुवंशिकी हो जाएगा। अगला देखेंगे। तो अगला है यहाँ पे ल्यूमिनियस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो पहला है एथोसाइनिन, और बी है लेग हीमोग्लोबिन, और सी है फाइकोसाइनिन, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, लेग हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर में। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वो है पेप्सिन है कि पर ऑक्सीडेस है, और एमाइलेज कौन सा होगा इसमें से? तो इसमें से जो है आपका एमाइलेज हो जाएगा। ठीक है, सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा। तो अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये जो सूत्र दिया हुआ है Al2O3 और 2SiO2 2H2O, इसमें से ये किसका सूत्र है? तो इसमें से ये बताना है। तो इसमें से जो है ये चीनी मिट्टी का सूत्र है। तो यहाँ पे आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, चीनी मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? जो मांस खाएगा वो क्या कहलाएगा? अग्निवार और कॉर्निवोर, हॉर्बीवोर। तो क्या कहलाएगा? तो क्या कहते हैं कार्निवोर कहलाता है। जो केवल मांस खाएगा मांस तो उसे हम कार्निवोर कहते हैं। ठीक है, और हर्बीवोर जो शाकाहारी होगा, केवल शाक सब्जी वाला चीज खाएगा हरा, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं उसे हर्बीवोर बोलेंगे। और जो सब कुछ खाएगा
तो उसे ओमनिवोर बोलेंगे। और अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? तो पहला है बेंगलुरु और दूसरा है रायपुर और सी है वाराणसी। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो ये इसमें से आपका रायपुर वाला आंसर सही हो जाएगा, बी वाला रायपुर हो जाएगा। अगला देखेंगे तो अगला है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 26 जनवरी 2023 के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? तो पहला है ऋषि सुनक और बी है JR बाइडेन और सी है अब्दुल फतेह अली सीसी। तो कौन सा होगा इसमें से आंसर? तो हाँ, यहाँ पे हो जाएगा अब्दुल फतेह अली अल सीसी हो जाएगा। ठीक है, सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए 2023 में 26 जनवरी के मुख्य अतिथि कौन थे, तो अब्देल फतेह अली अल सीसी थे। ठीक है, तो अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर में है, 5वां यूरोपीय संघ भारतीय प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला है मुंबई, दूसरा है बेंगलुरु और सी है नई दिल्ली। तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यहाँ पे सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य के अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? तो पहला है शंकर सुब्रमण्य के और बी वाला है पी वीर मिथुवेल और सी है निगार साजी और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा सी वाला आंसर सही हो जाएगा, निगार साजी हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, निगार साजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूलों के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया? तो जिनका यहाँ पे है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया। तो पहला है कैलिफोर्निया और बी है न्यूयॉर्क और सी है मिसिसिपी और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से जो है ए वाला आंसर सही हो जाएगा आपका, कैलिफोर्निया हो जाएगा, कैलिफोर्निया। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की? तो पहला है क्यूबा और बी है बोलीविया और सी है भूटान। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो इसमें से भी आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। ठीक है। और अगला है आपका, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? तो किसे दिया गया था? पहला है जनरल दलवीर सिंह सुहाग और भी है जनरल बिपिन रावत और सी है रॉय बूचर। तो जो है इसमें से आपका फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा, जनरल दलवीर सिंह सुहाग हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला है आपका, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। तो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। ठीक है, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य यही है, भारतीय विरासतों को वापस भारत में ही लाना है। ठीक है, तो इसका जो है आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, यही है यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो पहला है आरावली और दूसरा है एंडीज और सी है अपलेसियन। तो कौन सा होगा इसमें से आंसर आपका सही? तो इसमें से जो है आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें से जो है आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक आंसर क्योंकि यहाँ पे सही है। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो किसकी न्यून हिम रेखा है? पहला है भूमध्यय रेखा क्षेत्र, रेखीय क्षेत्र और बी है हिमालयी क्षेत्र और सी है अल्पस क्षेत्र। तो जो है यहाँ पे आपका ये अल्पस क्षेत्र हो जाएगा, न्यून हिम रेखा अल्पस क्षेत्र में है। ठीक है, किसकी न्यून हिम रेखा है, मतलब क्षेत्र में से किसकी न्यून हिम रेखा है? वो अल्पस क्षेत्र की न्यून हिम रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला है यहाँ पे, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो कर्क द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो आच्छादित है, तो वो आच्छादित है मालवा पठार का, सर्वाधिक यही आच्छादित रेखा है। ठीक है, मालवा पठार का, तो बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 58 नंबर। तो 58 नंबर क्वेश्चन में है, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो कांटेदार जंगल कहाँ नहीं पाए जाते हैं?
तो जो कांटेदार जंगल होते हैं वो क्या कहते हैं तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। और अगला है किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है। तो सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलेगी आपको, मतलब कहाँ पाई जाती है सबसे ज्यादा, तो मेघालय में पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। और अगला है उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा करेगा ठीक है। तो पहला है फ्रांस, जापान है और ब्राजील है। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा, 60 का इसमें से आपका निम्नलिखित में से कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे आपका ब्राजील हो जाएगा, ठीक है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, ठीक है। और अगला देखेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो पहला है एरोमीटर, और बी है हाइड्रोमीटर, और सी है हाइग्रोमीटर, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, इसमें से हो जाएगा हाइग्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, हाइग्रोमीटर हो जाएगा। हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 62 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है। तो कौन सी है वो, पश्चिमी विक्षोभ, और बी है काल वैशाखी, और सी है मानसून से पहले की वर्षा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी भाग की ओर चलती या चलता है, तो यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ ही होगा। यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 हुआ। तो राजकुमार शुक्ल, और बी है SN सिन्हा, और सी है सहजानंद सरस्वती। तो इसमें से जो है आपका ई वाला आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ई वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 64 नंबर में, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी। तो 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी, तो गांधी इरविन समझौता की, ठीक है। आई थिंक आप लोग को पता होगा, गांधी इरविन समझौते की घटना घटी थी कब, 5 मार्च 1931 को, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ। तो बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था, तो क्या कहते हैं 1928 को, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, 1928। और अगला है 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो पहला है विपिन बिहारी वर्मा, और बी है लक्ष्मी नारायण झा, और सी है रामलाल या प्रसाद, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से जो है आपका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विपिन बिहारी वर्मा, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, विपिन बिहारी वर्मा ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए। तो पूना समझौते का पर हस्ताक्षर जो है कब किया गया था, तो क्या कहते हैं 24 सितंबर 1932 को किया गया था। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, 24 सितंबर 1932। अगला है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया। तो 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, मोर बख्श, बाबू कुंवर सिंह, और वीरभान सिंह। तो किसने किया था, तो जो है यहाँ पे आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, बाबू कुंवर सिंह हो जाएगा। अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। तो पहला है कलकत्ता 1911, पटना 1912, और सी है रामगढ़ 1940। तो इसका जो है यहाँ पे आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, रामगढ़ 1940 हो जाएगा। और अगला है, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया। इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, तो हसरत मोहानी ने दिया था, ठीक है। मशहूर ये नारा जो है इंकलाब जिंदाबाद हसरत जो है वो 1921 में गढ़ा गया था। और क्या कहते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि जो क्रांति है वो अमर रहे। कब ये गढ़ा गया था इंकलाब जिंदाबाद, ये वाला नारा, मशहूर नारा, ये गठन हुआ था 1921 को, क्या कहते हैं
हसरत मोहानी के द्वारा, ठीक है, हसरत मोहानी के द्वारा, ठीक है, 1921 में। और इसका अर्थ क्या होगा? क्रांति अमर रहे, क्रांति अमर रहे, इसका ये अर्थ होता है। किसका? इनकलाब जिंदाबाद का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपके पूरे 70 क्वेश्चंस थे जनरल स्टडीज के, तो आप लोग भी हल कीजिएगा। और 70 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, तो आप लोग डेली हल कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मेरा वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आपको जो भी और भी सब्जेक्ट्स के वो क्वेश्चंस चाहिए, जो जिस सब्जेक्ट के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए, तो हम उसका भी लेकर आएंगे, ठीक है। जो भी जिस सब्जेक्ट का चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, तो हम उसका भी लेकर आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।